बात 1935 की है। बिहार में कटिहार से जोगबनी जाने वाली ट्रेन में एक दंपति द्वितीय श्रेणी की रेलवे डब्बे में यात्रा कर रहा था। उस समय का द्वितीय श्रेणी राजाओं की तरह का होता था। कुछ दूर एक स्टेशन से जब ट्रेन खुली, उस दंपति की नज़र ट्रेन के दरवाजे पर पड़ी। एक लड़का दरवाज़ा पकड़े हुए लटका था। घनघोर बारिश हो रही थी। उस कूपे में, उस कोच में दंपति अकेले थे। कुछ देर उन्होंने आपस में बातचीत की और उस लड़के को अंदर दरवाज़ा खोलकर बुला लिया। बाद में उनकी बातचीत ऐसी हुई कि वह लड़का उनके साथ नेपाल चला गया। कौन था वह लड़का और कौन थे वह दंपति, इसे जानना हिंदी साहित्य के एक वरिष्ठ कालजयी उपन्यासकार के जीवन से गुजरने जैसा होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साहित्य तक के बुक कैफे का एक दिन एक किताब कार्यक्रम। और आज मैं जिस पुस्तक के साथ उपस्थित हूँ उसका नाम है रेणु, सृजन और संघर्ष के अंतरंग संस्मरण। मैंने इसी पुस्तक से एक शुरुआती अंश सुनाया था। दरअसल वह छात्र थे, वह जो लड़का लटका हुआ था ट्रेन के दरवाजे से, वह खुद फणीश्वरनाथ रेणु थे। और फणीश्वरनाथ रेणु से जुड़े इस किस्से को लिखा है विराटनगर ले जाने वाले उनके साथी विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला के लिए रेणु अनुज की तरह थे। रेणु और मैं नामक जो संस्मरण इस खंड में शामिल है, उन्होंने उस घटना का उल्लेख किया है कि 1935 में किस तरह से पहली बार वे फणीश्वरनाथ रेणु को अपने ट्रेन के दरवाजे से लटके हुए मिले थे। चूँकि वह डब्बा राजसी ढंग का था और ये रेणु की दशा इस तरह की थी कि उनको लगा, एक बार वो डरे भी कि कहीं ये लड़का कोई उचक्का ना हो, लुटेरा ना हो, चंपत ना हो जाए। लेकिन इनकी मानवीय संवेदना ने, इनकी और विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला और उनकी पत्नी की मानवीय संवेदना ने उस लड़के को कोच के अंदर बुलाया। बाद में वो विराटनगर ले गए और वहाँ कृष्ण प्रसाद कोइराला, जो नेपाल के गांधी कहे जाते थे और सामान्य तौर पर लोग उन्हें पिताजी कहते थे, उनके साथ ही रेणु रहे। वहाँ उन्होंने पढ़ाई लिखाई भी की। तारड़ी प्रसाद कोइराला से रेणु की दोस्ती हो गई। रेणु का दरअसल जीवन, उनके जीवन का जो सृजन और संघर्ष है, इस पुस्तक में जो संस्मरण शामिल हैं, वे रेणु के मानवीय होने के, उनके संघर्ष के और उनके एक महान रचनाकार होने के बारे में। ये संस्मरण बताते हैं कि दरअसल फणीश्वरनाथ रेणु बनना केवल स्थितियों पर आधारित नहीं था, बल्कि उनके जीवन की घटनाएं उन्हें गढ़ रही थी। और ऐसे उपन्यासकार, ऐसे साहित्यकार सदियों में बार बार जन्म नहीं लेते, बल्कि कई सदियों में ऐसे एक दो उपन्यासकार, साहित्यकार, लेखक जन्म लेते हैं। मेरा बचपन में फणीश्वरनाथ रेणु, जो इस पुस्तक में शामिल है संस्मरण, रेणु ने इस बात को तायीद किया है। उन्होंने दो घटनाएं लिखी हैं कि कोइराला निवास में, जहां इनका लालन पालन हुआ और इनके पिताजी, जो जिनका उल्लेख मैंने किया, कृष्ण प्रसाद कोइराला, जिन्हें नेपाल का आदि क्रांतिकारी कहा जाता है, कोइराला निवास के नियम कानून बहुत कड़े थे। सिर्फ दो लोग उन नियम कानूनों का उल्लंघन करते थे, एक रेणु और दूसरे इनके जो दोस्त थे तारड़ी प्रसाद कोइराला। अब ये लोग सुबह की प्रार्थना, जो प्रार्थनाएं होती थी, उसमें एक प्रार्थना महत्वपूर्ण थी जिसका उल्लेख रेणु जी ने किया है कि तेरे ही जलवे से जग के करता ये बागे आलम महक रहा है। ये हर दिन की प्रार्थना थी। ये लोग देर से जगते थे
तो एक दिन जो है, और कोइराला निवास में आपसी तालमेल के लिए कुछ चीज़ें बहुत नियम कठोर था। जो लोग नियम का उल्लंघन करते थे उनका रजिस्टर में नाम दर्ज होता था, उनको दंड भी मिलता था, उन पर उपहास भी उड़ाया जाता था, और वहाँ जो निवास का एक बुलेटिन छपता था जो आपस में बढ़ता था, उस बुलेटिन में ऐसे लोगों पर बाकायदा टिप्पणियाँ की जाती थी, उनका उपहास उड़ाया जाता था। तो एक बार इनको माँ और पिताजी ने दोनों ने बुलाकर बड़े प्यार से कहा कि अब तुम लोग जितना देर तक चाहो उठ सकते हो, लेकिन जो व्यक्ति जल्दी उठ जाएगा और कैलेंडर में एक निशान लगा देगा उसे सुंदर पुरस्कार दिया जाएगा। ये दोनों रात को देर तक बात करते रहे आज्ञाकारी बालकों की तरह, और 1 बजे रात में ही जो कि तारीख बदलने वाली थी, सुबह जगने की बात छोड़िए, जाकर कैलेंडर में निशान बनाने लगे। आवाज़ हुई, घर के लोग जग गए। इन दोनों को डांटा गया और कहा गया कि कल सुबह तुम लोगों का जलपान बंद और बातचीत बंद और तारीख बदलना भी बंद। कैलेंडर के पन्ने पलटने की तो बात छोड़िए, दंड में भोजन बंद हो गया। इसी तरह से जब ये एक घटना का उल्लेख करते हैं बचपन की, कि किस तरह से प्राइमरी कक्षा में जब वो पढ़ रहे थे और गांधी जी ने 1930-31 में चंपारण में गांधी जी की खबर के बाद पूरा बिहार बंद होने लगा, तो किस तरह से ये बच्चे छात्र के रूप में इन्होंने बहिष्कार की बात की और उसके बदले में इनको सज़ा मिली थी। रेणु जी के बचपन के ये संस्मरण उन्हीं की हस्तलिपि में पटना के सत्यदेव नारायण सिन्हा के पास सुरक्षित है। एक और बात बताएं कि इस पुस्तक में जितने भी आलेख हैं वह रेणु जी के निधन के बाद श्रद्धांजलि स्वरूप जिन लोगों ने जो कुछ भी लिखा था वो यहाँ दर्ज हैं। उनमें जो लेख इसमें रखे गए हैं, एक तरह से उनको आस्था स्वरूप, उनमें अज्ञेय जी का, भवानी प्रसाद मिश्र, निर्मल वर्मा, नागार्जुन, मनमथनाथ गुप्त, कन्हैया लाल नंदन, विश्वनाथ, डॉक्टर श्याम सुंदर घोष, बिंदु सिन्हा, डॉक्टर शिव कुमार मिश्र, डॉक्टर कुमार विमल, डॉक्टर विजेंद्र नारायण सिंह, बलवंत मनराल, जय नारायण, बद्री नारायण सिन्हा, मदन मोहन उपेंद्र, डॉक्टर श्रीनिवास, डॉक्टर चंद्र कर्ण, डॉक्टर शैलेंद्र नाथ श्रीवास्तव, सुभाष कुमार, रॉबिन स्वापुष्ट, भूपेंद्र अबूध, रूपचंद ढींगड़ा, गोपी बल्लभ सहाय, सूर्य नारायण, सत्यनारायण, प्रणव चटर्जी, सुरेश शर्मा, नवनीत शर्मा, राव रणविजय सिंह, इंदु मवार, निशांत केतु, नवेंदु घोष, बासु भट्टाचार्य, दीनानाथ शास्त्री, अशोक झा, रजनीकांत और डॉक्टर राम बच्चन राय के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण एक संस्मरण है वह लतिका रेणु का भी लिखा है। लतिका रेणु जो रेणु जी की जीवन सहचरी थी, उन्होंने लिखा है कि इस आदमी के बारे में मैं क्या कहूँ। वह इनके माता पिता ने जो लतिका रेणु को नाम दिया था, मोकी के नाम से पुकारते थे और ये रेणु को जाजी कहती थी। जाजी का मतलब क्या होता है लतिका रेणु को ये पता नहीं था। जाजी क्या है शब्द का अर्थ नहीं पता, लेकिन जो इन लोगों ने एक दूसरे को कहने की शुरुआत की वह जीवन भर बना रहा। इनके लिए रेणु से जो पहली मुलाकात हुई थी वह एक तरह से अक्षमा रोग से पीड़ित थी और राजयक्षमा, यानी उस समय टीबी की बीमारी को राजयक्षमा कहते थे, उससे रेणु जी पीड़ित थे। और 1944 के किसी महीने में भागलपुर जेल के कुछ राजनीतिक बंदी जो है पटना मेडिकल कॉलेज लाए गए, उसी में रेणु थे। रेणु को इन्होंने बतौर नर्स देखा था, लतिका रेणु ने, दुबले पतले से थे। वही स्मृति, वहीं से उन्होंने शुरुआत की है। किस तरह से उनके इलाज के दौरान वो तो रेणु के प्रति आकर्षित नहीं हुई, लेकिन रेणु जी का आकर्षण लतिका रेणु के प्रति बना रहा। ठीक हो जाने के बाद भी वो बार बार आते रहे। कई बार उनकी बीमारियां इस स्थिति में पहुंच गई कि वो दोबारा साल 2 साल के अंदर बार बार, मतलब अगली बार भी गंभीर रूप से बीमार होके, जितना बीमार हुए थे उससे ज़्यादा बीमार होके आने लगे। 1948 में एक दिन फिर एक नर्स को उन्होंने पुर्जा
इनके पास मिला। दरअसल रेणु जी अक्सर लतिका रेणु को एक पर्ची देते थे कि मैं बीमार हूँ, तुम देखने नहीं आओगी क्या। इस एक संकेत के अलावा उनको कभी पता नहीं चलता था कि ये आदमी मुझे प्यार कर रहा है या मेरे प्रति आकर्षित है। तो 48 में फिर एक इनको पुर्जा मिलता है कि मैं फिर बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हूँ, आप मुझे देखने नहीं आओगी क्या। ये वो जाती हैं, पुराना मरीज है और बदपरहेज़ी के चलते वो इस बार इतना ज़्यादा बीमार हुआ था कि उसका जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा इसका भी उनको आभास नहीं था। और जब वह ठीक ठाक होकर अस्पताल से निकले तो अस्पताल से निकल कर अपने घर नहीं गए, बल्कि अपना सामान वामान लाद कर लतिका जी के पास पहुंच गए और कहा कि अब मैं यहीं रहूँगा। ये बहुत मुश्किल से समझती हैं, किसी तरह से उनको भेजती हैं, फिर पत्र लिखती हैं। लेकिन 1951 में आखिरी बार वह जब आ गए और अंततः उन्होंने कहा कि हर बार जब मैं मरने लगता हूँ तो तुम्हारे ही पास आता हूँ। और इस तरह से 44, 48 और 51 में अंततः रेणु जी लतिका रेणु के पास पहुँच जाते हैं अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद। ये जो अस्पताल का प्रेम है वह उनके मृत्यु के समय भी चलता रहा, मृत्यु पर्यंत कायम रहा। रेणु ने इस दौरान जो कुछ भी अस्पताल में देखा और लतिका रेणु जी के साथ जिया, उस आधार पर लतिका रेणु के घर वालों ने उन्हें मना किया था कि एक ऐसे व्यक्ति से शादी मत करो जो इतना बीमार रहता है। फिर भी ये नहीं मानी। सब्जी बाग के किराए के मकान में इन लोगों ने शादी की। उस समय फणीश्वरनाथ रेणु नहीं थे, उन्होंने कोई कृति नहीं लिखी थी। लतिका रेणु से विवाह के बाद वो फणीश्वरनाथ रेणु बने और उन्होंने कृतियाँ लिखनी शुरू की। उन्होंने कहा कि तुम नौकरी छोड़ दो, और लतिका रेणु नौकरी न करें उसके एवज में फणीश्वरनाथ रेणु ने उपन्यास लिखा। और पहली कृति जब मैला आंचल छपी उसका भी बहुत मार्मिक उल्लेख किया है लतिका रेणु ने कि जब कृति लिख ली रेणु जी ने मैला आंचल, तो उसे छापने के लिए कोई व्यक्ति तैयार नहीं था। स्वप्रकाशन की बात हुई और स्वप्रकाशन में जिस व्यक्ति रामेश्वर बाबू की एक यूनियन प्रेस हुआ करती थी, वहाँ तय ये हुआ कि कागज़ का कुछ पैसा दे देंगे और बाइंडिंग का, और बाद में पैसा धीरे धीरे चुका दिया जाएगा। यूनियन प्रेस में समता प्रकाशन बना और मैला आंचल पहली बार वहाँ से छपी। लेकिन छपने के बाद रामेश्वर बाबू ने पैतरा बदल दिया और उन्होंने कहा कि जो चीज़ छपने के बाद ये तय हुआ था कि पहले धीरे धीरे मैं पैसा लूँगा कागज़ का, और ये उन्होंने कहा बिना पैसा दिए मैं कृतियाँ नहीं दूँगा। पूरा मामला लटक गया। लेकिन चोरी छिपे वो आज का युग नहीं था, नेट का युग नहीं था, इंटरनेट का युग नहीं था, फेसबुक नहीं था, इंस्टा नहीं था कि रेणु जी जो है कृति लिखते ही पूरे देश और दुनिया में चर्चित हो जाते। लेकिन चोरी छिपे कुछ कृतियां बेची भी जा रही थी, रेणु जी को बताई नहीं जा रही थी। उन कृतियों की ख्याति चारों तरफ फैलने लगी। रेणु जी को पता चला कि उनकी कृति उनको नहीं मिल रही है जिसको उनको छपवाना था, और वह बाजार में बिक रही है। वो बहुत दुखी हुए, बोले चिंता मत करो लतिका रेणु से, और उन्होंने कहा कि मैं दोबारा कोई उपन्यास लिख लूँ। लेकिन इस बीच ये हुआ कि सारी कृति खरीद ली जाए, वो पैसा था नहीं इनके पास। लेकिन दिल्ली के प्रकाशक वहाँ पहुँचे और फिर जो है 2 प्रकाशक एक साथ पहुँचे। एक प्रकाशक कहाँ कोई छापने को तैयार नहीं था, लेकिन दीमक खाई प्रतियों को खरीदने के लिए भी दिल्ली वाले प्रकाशक मंजूर थे। एक को नागार्जुन जी लेकर गए थे और दूसरा खुद से पहुंचा था। अंततः रेणु जी ने इस पर फैसला नहीं किया और लतिका रेणु पर छोड़ दिया। लतिका रेणु ने नागार्जुन वाले प्रकाशक को कृति नहीं दी और दूसरे प्रकाशक को दी थी। इस तरह से मैला आंचल पूरे देश में, आज जिस मैला आंचल को हम समझते हैं कि वह उपन्यास भारतीय हिंदी साहित्य के सर्वाधिक चर्चित और लोकप्रिय उपन्यासों में से एक है, उस कृति के छपने की गाथा भी इस संस्मरणों की पुस्तक से पता चलती है। ये संस्मरण दरअसल यह भी बताते हैं कि फणीश्वरनाथ रेणु किस तरह के व्यक्ति थे।
आज सोशल मीडिया पर अभी साहित्य तक ने भी एक बड़ा संवाद चलाया था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने कहा था कि वह कवि शराब पीता है, वह कवि का चरित्र ऐसा है। लेकिन रेणु के समय में जो साहित्यकार थे, चाहे राजकमल चौधरी का उल्लेख हो, फणीश्वर नाथ रेणु का उल्लेख हो, ये लोग इस तरह से पीते थे जिसका कोई उल्लेख नहीं। इनके घर परिवार के प्रति इनकी प्रतिबद्धता क्या थी, उस पर भी कोई मूल्य नहीं। आज हिंदी साहित्य जगत फणीश्वर नाथ रेणु को इस बात के लिए नहीं जानता है कि उनकी मृत्यु किन स्थितियों में हुई, उन्होंने किस तरह से आंदोलन किया, किस तरह से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर नेपाल के स्वतंत्रता संग्राम और संपूर्ण क्रांति में अपना योगदान किया, बल्कि इसलिए याद करता है कि वे उन कालजयी कृतियों के लेखक हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य संसार को समृद्ध किया। रेणु जी ने उतनी कृतियां नहीं लिखी हैं, उन्होंने बहुत देर से लिखना शुरू किया, बहुत कम लिखा, लेकिन जो भी लिखा वह हिंदी साहित्य संसार को न केवल समृद्ध करता है बल्कि उसे बनाता भी है। जब भी हिंदी साहित्य के इतिहास की बात होगी, फणीश्वर नाथ रेणु को हटाया नहीं जा सकता। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने कहा था कि पूरी दुनिया में बिहारी, गालिब और रेणु को छोड़कर इतना कम लिखकर भी इतना सटीक किसी और ने लिखा हो, उन्हें याद नहीं आता। रेणु को कवि भवानी प्रसाद मिश्र बिहारी और गालिब से भी बड़ा कवि इसलिए बताते हैं क्योंकि रेणु जी के लिखने का जो स्रोत था वह व्यक्तिगत दर्द या व्यक्तिगत मुक्ति की इच्छा नहीं, बल्कि अपने अंचल का दर्द, अपने अंचल की का गौरव, अपने अंचल के प्रति जो उनका लगाव था वह था। निर्मल वर्मा कहते हैं कि जिस तरह से कुछ साधु संतों के पास बैठकर असीम कृतज्ञता का एहसास होता है, हम अपने भीतर से धुल जाते हैं, स्वच्छ हो जाते हैं, उसी तरह से रेणु जी की मूक उपस्थिति हिंदी साहित्य को पवित्रता का बोध कराती है। रेणु हिंदी जगत के ऐसे युगांतरकारी लेखक थे जिनके बारे में हमारे समय के वरिष्ठतम साहित्यकारों की दृष्टि क्या थी, यह पुस्तक उसके बारे में बताती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने उन्हें सांस्कृतिक क्रांति का अगुवा बताया था। मैं संयोजक दक्षिणेश्वर प्रसाद राय को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा और पेंगुइन प्रकाशन को पेंगुइन स्वदेश श्रृंखला के तहत उन्होंने जो यह कालजयी कृति, कालजयी इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि आज की युवा पीढ़ी के लिए यह पुस्तक अपने आप में किसी ग्रंथ से कम नहीं है। 299 रुपये मूल्य में इस इतनी महत्वपूर्ण पुस्तक को उपलब्ध कराने के लिए पेंगुइन को बधाई दूंगा। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराते रहें। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास मैं हर दिन पहुँचूँ ताकि आप उन पुस्तकों का चुनाव कर सकें जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक कृति के साथ फिर मिलूंगा। देखते रहिए साहित्य तक। धन्यवाद।